राजस्थान के भिवाड़ी में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आग लगते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। जांच में यह बात भी सामने आई कि केमिकल फैक्ट्री के एक हिस्से में अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम भी चल रहा था। इसी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री आग का गोला बन गई। ऐसा लगने लगा वहां कोई ज्वालामुखी जैसा फट गया। आग की आसमान छूती लपटें और काले धुएं का गुबार ऐसा छाया कि पूरे इलाके में दहशत मच गई। आसपास के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी। वहां जुटे लोगों की चिंता अंदर फंसे कई मजदूरों को लेकर थी। ऐसे में दमकल कर्मचारियों ने आते ही चारों तरफ से फैक्ट्री पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की कई गाड़ियों का पानी खत्म हो गया, लेकिन वो बुझ नहीं सकी। उसके कर्मचारियों ने फौरन दूसरी गाड़ियां मंगवाई ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। आसपास के लोग इस बात से भी चिंतित थे कि अगर फैक्ट्री में मौजूद केमिकल फैल गया तो उसकी वजह से भारी नुकसान न हो जाए। उनके डर और गुस्से को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फैक्ट्री के चारों तरफ घेरा बना दिया ताकि राहत और बचाव के काम में कोई रुकावट ना आ सके। इस बीच वहां की एक सीसीटीवी वीडियो की तस्वीर भी सामने आई। उसमें दिखा कि आग लगने से पहले फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हुए। उन धमाकों की वजह से फैक्ट्री की नींव तक हिल गई और उसके बाद देखते ही देखते आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। उस वक्त मजदूर अंदर काम कर रहे थे। उनमें कुछ तो दौड़कर बाहर आ गए, लेकिन कुछ अंदर ही फंसे रह गए। आग की लपटें और धुएं की वजह से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पाया। उनकी मदद के लिए पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत कर आग को बुझाया और फिर वो अंदर गए, लेकिन तब तक कई मजदूर झुलस चुके थे। आग बुझने के बाद जब दमकल के कर्मचारी अंदर पहुंचे तो वहां की तस्वीर देखकर उनका भी दिल दहल उठा। जमीन पर कई मजदूरों के शवों के अवशेष बचे हुए दिखे। आग में झुलसने की वजह से शवों को पहचानना तक मुश्किल हो गया। बचाव टीमों ने कई शवों को कपड़ों में रखकर बाहर निकाला। काफी देर बाद आग को बुझाया जा सका। तब तक जिले की डीएम और एसपी समेत कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने राहत और बचाव का जायजा लिया और घायलों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि आग किस वजह से लगी। बाद में राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। इधर हरियाणा के पलवल के एक ही गांव में 15 दिन के अंदर 12 लोगों की मौत होने से दहशत के हालात बन गए। आशंका जताई गई वहां कोई रहस्यमयी बीमारी फैल गई और इसकी वजह से पलवल के छायसा गांव के लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वहां महज 2 हफ्ते के अंदर एक एक करके 12 लोगों की जान चली गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने छायसा गांव में डेरा डाल दिया। लोगों की जांच शुरू कर दी गई ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इतने कम वक्त में इतने सारे लोगों की मौत कैसे हो गई। वहां हकीमुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग ने बताया कि जान गंवाने वाले लोगों में 24 साल का उनका बेटा भी शामिल था। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल चारपाई पे लेटा हुआ था। वो घर से चल करके यहाँ रोड पे एम्बुलेंस खड़ी थी, यहाँ वो अपने से चल के पैरों से चल के वो मैं एम्बुलेंस में बैठा, वहाँ भी अपने से उतरा। वो अपने जवान लड़के को खोने वाले हकीमुद्दीन ने बताया कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अचानक तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और उन्होंने शक जताया कि अचानक हो रही मौतों की वजह पीने का गंदा पानी हो सकता है। बताया गया कि छायसा गांव में जमीन से खारा पानी निकलता है, इसलिए लोग सप्लाई से आने वाले पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने के लिए करते हैं। लेकिन गांव के कुछ लोगों का आरोप है कि सप्लाई का पानी पीने लायक नहीं होता। पानी सर जो है ना, जो आ रहा है सप्लाई का, वो पीने लायक नहीं है जी। वो ऐसा ही है, वो जगह जगह से लाइन खराब हो रही है, उनमें गंदा संदा पानी आता। यही नहीं, बताया गया कि गांव में रहने वाले लोग कई दिन पुराना पानी पीने के लिए भी मजबूर हैं। एक महीने का यानी कि पुराना पानी पीते हैं हमारे गांव के लोग। टैंकरों में मजबूरी में पानी आता नहीं है, कहाँ से पिए, तो टैंक बना रखे हैं और उसमें पानी डलवा लेते हैं ट्रैक्टर वालों से और उसी को हम यूज करते हैं। गांव के कुछ लोगों का मानना है कि वहां अचानक हो रही मौतों के पीछे पीने का गंदा पानी हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि दूषित पानी की वजह से ही इतने बड़े पैमाने पर लोग बीमार पड़े और 15 दिन में 12 लोगों की जान चली गई। छायसा गांव में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां के पानी की भी जांच की। पानी की भी जांच की है। इसमें से 31 सैंपल हमने लिए हैं। 31 में से टोटल हमारे अभी तक 6 ई कोलाई पॉजिटिव आए हैं। ओटी टेस्ट भी हम कर रहे हैं। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको क्लोरीन की डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। ओटी टेस्ट क्या सर? ये पानी के लिए देखते हैं कि क्लोरीन है या नहीं है, उसके लिए।
छांसा गांव में अचानक लोगों की मौत होने का सिलसिला 29 जनवरी को शुरू हुआ था और 2 हफ्ते में 12 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि जिन लोगों की मौत हुई उन्होंने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की थी। कुछ लोगों को बुखार और थकान के भी लक्षण कुछ लोगों में नजर आए थे और इसमें हर उम्र के लोग शामिल रहे, यानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। हालांकि गांव में जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गंदे पानी से लोगों की मौत होने की आशंकाओं को खारिज कर दिया। वहां कैंप लगाकर गांव के 600 से ज्यादा लोगों की जांच की गई और शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिले कि जान गंवाने वालों में ज्यादातर लोगों को पीलिया और लिवर से जुड़ी हेपेटाइटिस की समस्या थी। हमारे पास पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से पॉजिटिव आ रहे हैं। अब तक करीब हमारे पास हमने 600 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की है, उसमें से 25 पेशेंट के करीब हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गए हैं और 3 पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने गंदे पानी से लोगों की मौत होने के सवाल का भी जवाब दिया। क्या पानी भी इसकी वजह है? नहीं, पानी इसकी वजह नहीं है, ये ब्लड ट्रांसमिशन से होता है हेपेटाइटिस बी और सी। तो इसके लिए हम सभी का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। जिनके घर में भी डेथ हुई है उनके सारे फैमिली कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट कर रहे हैं। रहस्यमयी बीमारी फैलने की आशंका से पलवल के छांसा गांव के लोग बुरी तरह खौफ में आ गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। उसने लोगों से अपील की कि वो घबराएं नहीं, बल्कि तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी दें। उधर यूपी के कानपुर में सेना से रिटायर हो चुके एक व्यक्ति ने पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक सेना से रिटायर हो चुके चेतराम नाम के व्यक्ति ने घरेलू झगड़े की वजह से पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दावा किया गया कि उन्होंने पहले अपनी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या की और फिर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। रात्रि में परिजनों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके पश्चात चेतराम जी ने ये गोली मारकर स्वयं रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या किया है। दिल्ली के इंदरलोक इलाके में एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। हालांकि वहां पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत के बाद उसे आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों में फैलने से पहले ही बुझा दिया। बिहार के कटिहार में 100 से ज्यादा दुकानें भीषण आग में जलकर राख हो गईं। वहां कुर्सेला इलाके में अचानक आग लगी और देखते ही देखते विकराल हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। इधर पंजाबी फिल्मों की एक्ट्रेस हिमांशी खुराना से फोन पर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। हिमांशी खुराना ने पंजाब की मोहाली पुलिस से शिकायत की कि उन्हें जिशान अख्तर के नाम से एक ईमेल आई। जिशान अख्तर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में फरार है और आरोप लगाया गया कि उसी जिशान अख्तर के नाम से हिमांशी खुराना को धमकी भरी एक ईमेल आई। उस ईमेल में एक ऑडियो मैसेज था। मैं जिशान अख्तर बात कर रहा हूँ और मैंने कॉल की, तुम उठा नहीं रही हो, तो मेरा एक मैसेज सुन लो। देखो 10 करोड़ रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, चाहे जितना मर्जी जोर आजमाइश कर लो। तो ये मेरी आवाज है और इसे फेक मत समझना, और समझोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा ही है। तुम मड़क के आ गया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ गया, तो मैं कोई ना कोई नुकसान करवा दूंगा। हिमांशी खुराना को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उनके और उनके परिवार को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये जो मैंने रकम बोली है ना, वो तैयार करवा के रखो, ऐसा ना हो कि नुकसान करवा लो तुम और कंप्लेंट कर देना, चाहे किसी बदमाश के पास चले जाना। और ये मेरी वॉइस है ना, एक बार चेक करवा लेना प्रशासन, किसी आदमी से पता चल जाएगा कि ये फेक है कि रियल है, ठीक है ना। तो जो रकम बोली है ना, तैयार करके व्यवस्था करो, नहीं तो फिर नुकसान झेलने के लिए ना तैयार रहो। राधे राधे। हिमांशी खुराना ने एक चिट्ठी लिखकर मोहाली पुलिस से इस मामले में मदद मांगी। हिमांशी पंजाबी फिल्मों की एक्ट्रेस और मॉडल हैं। वो सलमान खान के शो बिग बॉस 13 में आने के बाद मशहूर हुई थी। हिमांशी की शिकायत के मुताबिक जिशान अख्तर नाम से आई ईमेल में उनसे 10 करोड़ रुपए मांगे गए। जिशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन बताया जाता है। वो बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में फरार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिशान अख्तर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़ा हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान में ही है। और इस सब के बीच फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई से करीब 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक आरोपी को पकड़ लिया गया। कुछ दिन पहले मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद रोहित शेट्टी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थीं और इस गोलीबारी की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने ली थी।
घटना के बाद से ही मुंबई पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए देश के कई शहरों में छापे मारे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आगरा से विष्णु कुशवाहा नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि आगरा के बिजौली गांव का रहने वाला विष्णु भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। उसे यूपी पुलिस ने पकड़ा और मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में 14 शूटरों समेत 12 आरोपियों पर शिकंजा कसा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक रोहित शेट्टी के घर पर हमले की योजना देश के बाहर बनाई गई थी। दावा है कि अमेरिका में बैठे गैंगस्टर आरजू बिश्नोई और उसके साथियों के इशारे पर यह हमला किया गया था। आरजू बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता है। दावा है कि वो अमेरिका से ही गैंग को ऑपरेट करता है और हत्या और अवैध वसूली के कई मामलों में उसका नाम आ चुका है। हालांकि मुंबई पुलिस ने रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग ही नहीं बल्कि एक्टर रणवीर सिंह को धमकी दिए जाने के मामले की भी पड़ताल तेज कर दी, क्योंकि सूत्रों ने दावा किया कि लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों ने रणवीर के मैनेजर और उनकी टीम को फोन और ईमेल के जरिए धमकी दी थी। इतना ही नहीं, इस मामले से जुड़ी एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई। उस ऑडियो क्लिप को बनाने वाले ने अपना नाम हैरी बॉक्सर बताया और लॉरेंस गैंग से जुड़े होने का दावा किया। उसने रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को एक साथ धमकी दी थी। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां निकलेंगी। रोहित और रणवीर के अलावा उस ऑडियो क्लिप के जरिए पूरे बॉलीवुड को चेतावनी दी गई। सूत्रों के मुताबिक पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ, या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस रोहित शेट्टी का बयान दर्ज कर चुकी है। दावा है कि जल्द ही रणवीर सिंह का भी बयान लिया जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम समुदाय की तमन्ना मलिक नाम की महिला ने बुर्का पहनकर महाशिवरात्रि पर मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। उनके जल चढ़ाने का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध किया। महिला के मुताबिक उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी होने पर महाशिवरात्रि पर कांवड़ लाएंगी और शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी। और उन्होंने दावा किया कि अमन त्यागी नाम के व्यक्ति के साथ शादी होने के बाद उन्होंने अपनी इस मन्नत को पूरा किया। उन्होंने पति के साथ हरिद्वार से जल उठाया और फिर कांवड़ लेकर पैदल चलते हुए संभल पहुंची। कांवड़ यात्रा के दौरान वो बुर्के में दिखाई दी। इस दौरान उनके साथ कई लोग चलते रहे। पुलिस के जवान भी उनकी सुरक्षा में साथ चलते नजर आए। पति का हाथ थामकर वो हरिद्वार से संभल पहुंची और फिर वहां के प्राचीन नैमिषारण्य तीर्थ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक किया। मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच उनकी पूजा कराई गई। तमन्ना मलिक नाम की महिला के मुताबिक उन्होंने अमन त्यागी के साथ शादी की मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने पति के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। लेकिन उनकी इस कांवड़ यात्रा और बुर्का पहनकर जलाभिषेक करने पर मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए। कांवड़ यात्रा लेके चलना या जलाभिषेक करना, इस तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना मुसलमान का नाजायज है और सख्त गुनाह है। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी उनका विरोध किया। उन्होंने इस मामले को उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से जोड़ दिया। वही मोहम्मद दीपक जो 26 जनवरी को मुस्लिम समुदाय के एक दुकानदार के लिए कुछ लोगों से भिड़ गए थे। अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी जरूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज की मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं के सवाल उठाने के बाद तमन्ना मलिक उन पर आग बबूला हो गई। मैं भोले बाबा को मानती हूँ, मैंने शादी कर ली है, मैं दोनों धर्मों में जो भी सही है मैं उसे नहीं मानती। नाजायज किस हिसाब से है? क्यों है नाजायज? जायज है मेरे हिसाब से, तो इन जाहिलों के हिसाब से ही होगा नाजायज। उन्होंने साफ कर दिया कि इस्लाम धर्म की जागीर नहीं है किसी की, और उन्होंने बिना किसी के दबाव में अपनी मर्जी से महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। लेकिन सिर्फ संभल की तमन्ना मलिक ही नहीं बल्कि बुलंदशहर की रहने वाली उज़मा खान नाम की महिला ने भी बुर्का पहनकर महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक किया। उनके मुताबिक वो पिछले 4 साल से लोकेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं और उन्होंने अपनी शादी के लिए भगवान शिव से मन्नत मांगी थी। मतलब तमन्ना मलिक की तरह उज़मा खान ने भी शादी के लिए मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने के बाद उज़मा खान ने अपने होने वाले पति लोकेंद्र सिंह के साथ कांवड़ यात्रा शुरू की।
उन दोनों ने 14 फरवरी को अनूप शहर से गंगा जल लेकर यात्रा शुरू की और फिर अगले दिन महाशिवरात्रि पर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में मौजूद गंगा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया। कांवड़ यात्रा के दौरान कई लोग उनके साथ जयकारा लगाते हुए चलते नजर आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम। उनकी सुरक्षा में पुलिस के जवान भी तैनात दिखाई दिए। उज़मा के मुताबिक वो 4 साल से लोकेंद्र सिंह के साथ रिश्ते में हैं और उन्होंने शादी के लिए मन्नत मांगी थी। 4 साल से रिलेशनशिप से थे, तो इसलिए मैंने मन्नत को मेरी पूरी हो गई, इसलिए लेने गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? इनके साथ रहने के लिए। अच्छा, पहले रहती थी, अब वो मन्नत पूरी हो गई मेरी। लेकिन बुर्का पहनकर मंदिर में जलाभिषेक करने की वजह से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उन पर भी सवाल उठाए। मर्द हो या औरत, इस्लाम के उसूलों को मानने वाला शख्स कोई भी हो, वो दूसरे मजहब के शिआर को नहीं अपना सकता। हालांकि उज़मा खान ने दावा किया कि महाशिवरात्रि पर मंदिर में जलाभिषेक करके उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया और वो जल्द ही लोकेंद्र सिंह से शादी करेंगे। सौ बात की एक बात यह कि कोई बालिग लड़की अपनी मर्जी से कुछ भी करे, ये तो फिर हर मामले में लागू होना चाहिए ना। कानून भी तो यही कहता है कि अगर धोखे में रखकर, नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर या कोई लालच देकर कोई रिश्ता किया जाता है तो वो गलत है, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है तो कानून को उल्टा उसको सुरक्षा देनी चाहिए। तो शिवरात्रि पर 2 मुस्लिम महिलाएं अगर अपनी मर्जी से कांवड़ लेकर आ रही हैं और जलाभिषेक कर रही हैं तो उनके खिलाफ फिर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और दूसरे लोग हो गए। अगर कोई दूसरे समुदाय की लड़की मुस्लिम समुदाय के लड़के से रिश्ता बनाती है या शादी करना चाहती है और उसका हिंदूवादी संगठन विरोध करते हैं, तब कहा जाता है कि कानून इसकी इजाजत देता है। ये कौन होते हैं रोकने वाले? और सेम चीज उन पर लागू है जो अपने समुदाय की लड़की अगर मुस्लिम समुदाय में शादी करना चाहे तो हंगामा कर देते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की लड़की हिंदू लड़के से शादी करने की बात कहे और कांवड़ उठाए तब उनको कोई दिक्कत नहीं है। कानून तो दोनों केस में लागू होना चाहिए ना। संविधान के अधिकार तो दोनों केस में। वैसे आपको हर जगह बुर्के से दिक्कत है, लेकिन बुर्के में कांवड़ लाने से दिक्कत नहीं है। यानी घूम फिर के बात यही हुई कि दोनों तरफ के ऐसे लोगों को दिक्कत सिर्फ तब है जब उनके समुदाय की लड़की दूसरे समुदाय में रिश्ता करने की बात करे। जैसे लड़कियां दोनों समुदायों की अपनी अपनी संपत्ति हो गई कि वो लोग हमारी कैसे ले जाएंगे, उनकी हमारे समुदाय में आए वो ठीक है, तब उसकी मर्जी, उसका अधिकार है, हमारी उधर नहीं जानी चाहिए। ये हो गई धर्म की रक्षा। 100 बात की एक बात। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल पर मिली इस धमकी के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर की तलाशी ली। वहां चप्पे चप्पे को खंगाला गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। हैदराबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मामूली बात को लेकर कार सवार कुछ लड़कों ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद उन युवकों ने कार नहीं रोकी और उसकी वजह से वो व्यक्ति सड़क पर कुछ दूर तक घिसटते चले गए। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के टोंक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तालाब में डूबी एक कार से 2 लोगों के शव निकाले गए। पुलिस के मुताबिक दोनों लोग बूंदी जिले के रहने वाले हैं और 8 जनवरी से दोनों लापता थे। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश में बरेली के एक इलाके में नमाज पर हुए झगड़े के बाद वहां रहने वाले हिंदू परिवारों ने पलायन की चेतावनी दे दी। उन लोगों ने उस इलाके में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर उन्हें धमकाने का आरोप लगा दिया और इसके बाद उन लोगों ने अपने मकानों के बाहर ये मकान बिकाऊ है लिख दिया। साथ ही वहां से पलायन करने की चेतावनी दे दी। तो यह मामला बरेली के मोहम्मदगंज गांव का रहा। बताया गया है कि इस गांव में ना ही मस्जिद है ना ही मंदिर है। वहां मस्जिद नहीं होने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए पास के दूसरे गांव जाते थे, लेकिन आरोप लगा कि कुछ दिन से उन लोगों ने अपने गांव में ये घर में एक सामूहिक नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोगों के मुताबिक मस्जिद दूर होने के कारण उन लोगों ने यह किया। देख रहा कितनी ठंड है, कभी बरसात भी होती है, कभी कभी अपने सोचते कैसे जाएं, जभी से इसीलिए हमने नमाज हमारे बच्चों ने सबने उन्हें पढ़ी। वहां रहने वाले हिंदू परिवारों के लोगों ने आरोप लगाया कि घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का विरोध करने पर उन्हें डराया धमकाया गया। दावा किया गया कि विरोध जताने के बाद भी उन्होंने दोबारा उस घर में सामूहिक नमाज पढ़ी और इतना ही नहीं, उन लोगों ने दावा किया कि विरोध जताने पर कुछ लोगों ने फायरिंग तक की, जिससे पूरे गांव में दहशत मच गई।
इसीलिए उस गांव में रहने वाले करीब 200 हिंदू परिवारों ने अपने मकानों को छोड़कर जाने की चेतावनी दे दी। इस दौरान उन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जाते हैं तो मना करते हैं कि उसका मकान है तो नमाज मस्जिद में और मदरसे में पढ़ी जाती है, तो किसी मकान में क्यों पढ़ रहा है सामूहिक रूप। हालांकि जानकारी मिलने पर पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों से बातचीत कर हल निकालने का भरोसा दिया। साथ ही उस गांव में पुलिस तैनात की गई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पूर्व मंत्री और शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार के शनि मंदिर जाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किए जाने पर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने इसे नियमों के खिलाफ बताया। महाशिवरात्रि पर अब्दुल सत्तार रहीमाबाद में मौजूद शनिदेव मंदिर में गए थे, लेकिन उनके वहां से निकलने के तुरंत बाद कुछ लोगों ने मंदिर को अशुद्ध बताकर गौमूत्र छिड़का था और मंदिर का शुद्धिकरण करने की बात की थी। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार महाशिवरात्रि पर शनिदेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में जाकर दर्शन भी किया था, वहां कुछ देर रुके भी थे, लेकिन उनके दर्शन करने के बाद मंदिर से जुड़े कुछ लोगों ने धार्मिक परंपराओं का हवाला देते हुए मंदिर परिसर का शुद्धिकरण करने की बात की। एक युवक बाल्टी में गौमूत्र लेकर पेड़ के पत्तों के जरिए पूरे मंदिर परिसर में गौमूत्र का छिड़काव करता दिखा। विवाद के बीच बीजेपी के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने अब्दुल सत्तार के गर्भगृह तक जाने को गलत बताया। हमारे देवी देवताओं के मंदिर यानी कोई स्मारक नहीं है। गर्भगृह के कुछ धार्मिक नियम होते हैं। अपने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए उन नियमों को तोड़ा मत करिए। तुषार भोसले ने अब्दुल सत्तार को यह सलाह तक दे दी कि वो हिंदू धर्म अपना लें। आपको बहुत ही इच्छा है तो हिंदू धर्म को स्वीकारिए और फिर खुशहाल हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद लीजिए। यानी शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार का मंदिर के गर्भगृह में जाना महाराष्ट्र में शिंदे गुट की सहयोगी पार्टी बीजेपी को ही ठीक नहीं लगा। हालांकि शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने अब्दुल सत्तार का बचाव किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस पूरे मामले में शुरू हुए विवाद को बेवजह का विवाद बता दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि यूपी में 2 मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा की और जलाभिषेक भी किया शिवरात्रि पर, तो उस पर मुस्लिम धर्मगुरु हंगामा कर रहे हैं। और संभाजी नगर में शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार शनि मंदिर चले गए तो हिंदूवादी संगठन मंदिर का शुद्धिकरण कर रहे हैं। वो महिलाएं जलाभिषेक कर सकती हैं तो अब्दुल सत्तार क्यों शनि मंदिर नहीं जा सकते? वो महिलाएं मुस्लिम कट्टरवादियों को कह रही हैं कि वो दोनों धर्म की बातों को मानती हैं, तो फिर सेम चीज अब्दुल सत्तार पर लागू क्यों नहीं? और जो मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं की कांवड़ यात्रा पर हंगामा कर रहे हैं वो इस पर कैसे चुप हो जाते हैं जब एक पुरुष मुस्लिम नेता मंदिर में चले जाते हैं? तो यानी दोनों तरफ के कट्टरपंथियों ने यह बना रखा है कि हमारी पहचान यह है कि हम वो वाले नहीं हैं, वो वाले अलग हैं हमसे। लेकिन अगर उन वालों की महिलाएं हमसे प्रभावित हों तो बात और है। सौभाग्य की एक बात। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मैजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आए अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। यूपी के बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री ने अगले 25 दिन में नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देकर कुछ रोज पहले सुर्खियों में आए थे। पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है, पूरा उसका संविधान होता है, तो पूरा जो पद संरचना होती है, वो सब देते हुए हम लोग एक नियमित एक आवेदन माननीय भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के बाद कांवड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। वहां दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास से गुजरने के दौरान उनकी गाड़ियों में टक्कर हुई और इसी बात को लेकर उन्होंने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोर्ट की लिफ्ट में एक युवक के फंसने से हड़कंप मच गया। युवक करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में अटका रहा, जिससे उसकी जान पर बन आई। जानकारी मिलने पर प्रशासन के अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया और कड़ी मेहनत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के महोबा में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनवाई गई एक टंकी में पानी भरते ही दरार आने का दावा किया गया। जिस गांव में टंकी बनवाई गई वहां की ग्राम प्रधान के पति ने इसका एक वीडियो बनाया और टंकी निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसमें दरार आने का दावा किया। लेकिन महोबा जिले में नमामि गंगे परियोजना के एडीएम ने उनके दावों को भ्रामक और बेबुनियाद बता दिया और यह दावा किया कि टंकी फटी नहीं बल्कि ओवरफ्लो होने की वजह से पानी निकलने लगा था। हुआ यह कि 13 फरवरी को महोबा के नगाराडांव गांव की ग्राम प्रधान के पति अवधेश राजपूत ने अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया।
इसमें उन्होंने अपने गांव में बनी पानी की भारी भरकम टंकी को दिखाया और यह दावा किया कि बीते साल बनी टंकी पानी भरने के बाद फट गई। घर घर जल पहुंचाने के लिए बनाई गई टंकी बीचों बीच फट चुकी है। ये मामला है ग्राम पंचायत नगारा डांग, थाना अजनर, विकासखंड जैतपुर, जनपद महोबा का। इसमें ठेकेदार की घोर लापरवाही है। वीडियो में उस टंकी से किसी झरने की तरह पानी गिरता दिखा। वीडियो बना रहे अवधेश राजपूत ने यह दावा करते दिखे कि टंकी के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। टंकी निर्माण करते समय मैंने उनसे कहा था बालू में मिट्टी लग रही है, सरिया ठेकेदार द्वारा बेच दिए गए हैं चोरी चोरी, रातों रात सीमेंट भी बेचा गया। अवधेश राजपूत के मुताबिक इस टंकी के निर्माण में गड़बड़ी की लिखित शिकायत उन्होंने पहले भी महोबा के डीएम से की थी और पानी की टंकी में दरार आने के बाद एक बार फिर वो अपनी लिखित शिकायत लेकर महोबा डीएम के ऑफिस पहुंच गए। अवधेश राजपूत के साथ उनके गांव के कुछ और लोग भी डीएम दफ्तर पहुंचे। पानी की टंकी का निर्माण किया गया जो 2025 में बन करके पूरा हुआ और 2026 फरवरी में 13 तारीख को उसमें पानी भरा गया। तो शनिवार के दिन, दूसरे दिन जब वो पूरी भरी तो वो फट गई बीचों बीच, वो लगभग 3-4 मीटर फटी बीचों बीच। हालांकि प्रशासन ने गांव वालों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महोबा जिले में नमामि गंगे परियोजना के एडीएम मोइनुल इस्लाम ने तो टंकी फटने के आरोपों को भ्रामक और झूठी खबर बता दिया। प्रधान जी के द्वारा जो लेटर वायरल किया गया उस पर टंकी के फटने का उल्लेख किया गया है। यह बिल्कुल भ्रामक, निराधार समाचार है। इसका हम खंडन करते हैं। टंकी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। एडीएम ने यह भी दावा किया कि टंकी निर्माण में गड़बड़ी की शिकायतों पर कई स्तर की जांच की गई थी। उनके मुताबिक जांच के दौरान टंकी में कहीं भी दरार नहीं पाई गई। स्तरीय जांच में ओएसटी में किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं पाया गया है। वीडियो को देखने से भी प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि ये संभवतः ओवरफ्लो के कारण जो है ये पानी बह रहा है। लेकिन प्रकरण की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक समिति भी गठित की गई है जो इसकी जांच करेगी। यदि कोई सीपेज वगैरह पाया जाता है तो उसको तत्काल दुरुस्त भी कराया जाएगा। एडीएम मोइनुल इस्लाम के मुताबिक जिस टंकी के फटने का दावा किया गया उसी टंकी से बीते 10 महीने से नगारा डांग गांव में पानी की सप्लाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन के दावों पर गांव के लोगों ने सवाल उठा दिए। उन्होंने पूरे गांव में टंकी से पानी की सप्लाई की बात को पूरी तरह गलत बताया। अभी इसी वक्त चलिए, गांव में सिर्फ 2-3 मोहल्लों तक पानी सीमित है, वो भी ऐसे ही वो देख रहे हैं कि जा रहा पानी के नहीं जा रहा। आज जाके देखिए पूरे गांव में लाइनें तक कंप्लीट नहीं है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत बनवाई गई टंकी में दरार होने पर गांव के लोगों में गुस्सा दिखा। उन्होंने मांग की कि जिस ठेकेदार ने गड़बड़ी की वही इसे ठीक करे। एक तो उसमें पानी मटेरियल सही नहीं लगो, काम भी सही नहीं भाव तो बात तो लीक हुई फटी है तो जैसे ठेकेदार खुद सही है और उनकी जिम्मेदारी का है, हमारी तुम्हारी थोड़ी है। वो गांव के लोगों के आरोपों और एडीएम के दावों के बीच प्रशासन ने टंकी से झरने की तरह गिरते पानी को दिखाने वाले वीडियो की जांच की भी बात कही। सौभाग्य की बात यह कि अधिकारी लोग जवाब तो देते हैं लेकिन पब्लिक को संतुष्ट करना अपने जवाब से यह भी तो उनका काम है। महोबा में पानी की टंकी बनी, उससे झरने की तरह पानी बह रहा। गांव वालों ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन एडीएम कह रहे हैं टंकी लीक नहीं हो रही। बेकार की बात है, बेकार की बात है। तो पानी जो गिर रहा है वो कह रहे हैं वो ओवरफ्लो होगा। डीएम जांच करने की बात तो कह रहे हैं लेकिन अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो वो कौन बंद करेगा? ओवरफ्लो ही हो रहा है तो वो भी तो बंद करना ना। कह रहे हो टंकी ठीक है, गिरेगी नहीं, लेकिन पानी तो गिर रहा है, पानी तो बर्बाद हो रहा है। वो पानी की गलती है, कोई देखने वाला है या नहीं? गांव वाले जब वीडियो बना रहे हैं तब आप कह रहे हो कि ओवरफ्लो है। अरे घर की टंकी में भी ओवरफ्लो के लिए बॉल लगा देते हैं, पूरे गांव की टंकी में भी तो कोई सिस्टम लगाओगे ना कि पानी गिरे ना। और वो ठीक नहीं है और पानी झरने की तरह रोज गिरेगा तो टंकी कमजोर नहीं होगी। आप कह रहे हो लीक नहीं कर रही, पानी बंद करके तो बोला। ये प्राइवेट नौकरी में होते तो मालिक को यही जवाब देते। सरकारी नौकरी में मालिक ये जनता है आपकी। आपने भले ही ऐसे नियम बना दिए हों कि सरकारी आदमी की नौकरी जाना तो दूर, सजा भी नहीं हो सकती, लेकिन काम आपका कैसा है वो तो दिख ही रहा। 100 बात की एक बात। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में 2 नावों की टक्कर होने से दहशत मच गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मोटर बोट और नाव की जोरदार टक्कर हो गई। इसकी वजह से नाव डूबने लग गई। हालांकि नाव में बैठे सभी 5 लोगों को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बिना पैसे दिए पेट्रोल भरवाकर भागने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक उन लोगों ने 2000 रुपए का पेट्रोल भरवाया। इसके बाद जब वो भागने लगे तो एक पेट्रोल पंप कर्मी उनकी गाड़ी की खिड़की पर लटक गया। आरोप लगा कि वो काफी दूर तक उसे घसीटते हुए ले गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर मामूली बात को लेकर एक व्यक्ति से मारपीट करने का आरोप लगा। उन लोगों ने काफी देर तक उन पर डंडे बरसाए। आरोप लगा कि गुस्से में आए कर्मचारियों ने पेट्रोल भरवाने आए उस व्यक्ति पर बंदूक तक तान दी। इधर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कुछ दिन पहले हुए बम धमाके का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। भुवनेश्वर के आजाद नगर इलाके में 27 जनवरी को यह घटना हुई थी। बताया गया वहां एक मकान की छत पर कुछ लोग अवैध तरीके से बम बना रहे थे। तभी बम को फेंकने के दौरान उसमें ब्लास्ट हो गया था और उनमें 2 लोगों की जान चली गई थी, जबकि बाकी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, क्योंकि उस मकान की छत पर जोरदार धमाका हो गया था। घटना के कुछ दिन बाद वहां से सामने आए उस वीडियो में भीषण धमाका होता नजर आया और तेज आवाज भी सुनाई दी। ब्लास्ट होने से ठीक पहले वीडियो में छत पर रखी पानी की टंकियों के पीछे कुछ लोग बैठे दिखे, लेकिन इसी बीच धमाका होता दिखा और लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए। धमाका होते ही आग की लपटों के साथ काला धुआं भी उठता नजर आया। इस बीच एक लड़की वहां पानी की टंकियों के पास बैठे एक लड़के की मदद करती दिखी और वो लड़का पानी की उन टंकियों को खोलने की कोशिश करता रहा ताकि आग बुझाई जा सके, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो लड़का अपनी पीठ के बल छत पर गिर गया। खौफनाक धमाके की यह घटना 27 जनवरी को भुवनेश्वर के आजाद नगर इलाके में मौजूद उस मकान में हुई थी, जिसका वो सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बताया गया कि वो लोग उस मकान की छत पर अवैध तरीके से बम बना रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया और लोग उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में उनमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग बुरी तरह झुलस गए थे। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ में एक सरकारी अधिकारी पर आरोप लगा कि उन्होंने वरासत दर्ज कराने के लिए 60,000 की रिश्वत मांग ली। वरासत का मतलब किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके वारिसों के नाम कागजात में दर्ज करवाने होते। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति वरासत दर्ज करवाने के लिए तहसील के पेशकार के पास पहुंचे और आरोप लगाया गया कि इस काम के लिए पेशकार ने 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी। भानचंद्र चौहान नाम के व्यक्ति ने दावा किया कि कुछ दिन पहले उन्होंने पेशकार को 2,500 रुपए दिए थे। इसके बाद वो उन्हें 45,000 रुपए और देने आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पेशकार को पैसे देते हुए इसका वीडियो बना लिया और वीडियो में भानचंद्र एक कमरे के अंदर पेशकार को कुछ रुपए देते नजर आए। इसके बाद पेशकार ने वहां बैठकर उन नोटों की गिनती की। किसके द्वारा मांग की गई थी? पेशकार के तस्या के पेशकार के द्वारा। अच्छा, कितना रुपया मांग की गई थी उनसे? उनसे मांग से की गई 60,000 की। अच्छा, 60,000 की। किस काम के लिए कहा था? वरासत के लिए। इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। सौभाग्य की बात है, घर में मौत हो जाए उसमें भी घूसखोरों को कमाई दिखाई देती। मऊ में इल्जाम लगा कि एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी संपत्ति के वारिस के नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए 60,000 रुपए सरकारी आदमी ने दिए। मतलब जो वारिस हैं वो वारिस तभी माने जाएंगे जब वो रिश्वत दे दें। सरकारी आदमी को पता है कि संपत्ति का मामला है, पैसे निकाल लो। मौत का मौका है, ये सब थोड़ी देखते हैं। डेथ सर्टिफिकेट तक के पैसे ले लेते हैं सब जगह। तो अगर ये सही है जो आरोप लगे, तो ऐसे लोग अगर सही वारिस से 60,000 ले रहे हैं तो गलत वारिस से 1 लाख लेकर उसको नहीं बता देंगे वारिस? फिर असली वारिस लड़ते रहे कोर्ट में केस। और फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि गिद्ध विलुप्त हो गए हैं, गिद्ध गायब हो गए हैं, इसलिए मवेशियों की लाशें सड़ती रहती हैं और बीमारी फैलती है। कहां गायब हुए हैं गिद्ध? ये बैठे तो हैं गिद्ध लाशों पर सरकारी दफ्तरों में, और सड़ने की बीमारी इन्होंने तो फैला रखी है। पता नहीं किस मुंह से ये वाले पैसे लेकर ही अपने घर जाते। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुट्टू के आटे से बना खाना खाने से 20 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुट्टू के आटे से बना खाना खाने से 20 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि वहां 2 हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले कुछ लोगों ने शिवरात्रि के मौके पर कुट्टू के आटे से बना खाना खाया और इसके बाद उन्होंने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की। तमिलनाडु के विरुधुनगर के जिला अदालत में कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति ने जज पर धारदार हथियार फेंक दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आरोपी की पहचान बालमुरुगन के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक वो तलाक पर दिए कोर्ट के फैसले से नाराज था।
उधर गुजरात के महसाणा में हुए एक शादी समारोह के दौरान लाखों रुपए के नोट उड़ाए गए। महसाणा के अगोल गांव में पंचायत सदस्य के भतीजे की शादी थी बताया। इस दौरान जब उनकी बारात निकली तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके परिवार वालों ने बारात पर नोटों की बारिश कर दी वो दिखाई दिया। कुछ लोग एक मकान की छत पर बालकनी में खड़े होकर नोट उड़ाते नजर आए। देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने नोट लूटने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने तो नोट लूटने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी। एक व्यक्ति उस मकान की खिड़की पर लटक गए जहां से नोटों की बारिश हो रही थी। वहां का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। आसमान में सिर्फ नोट ही नोट उड़ते दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने लूटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक वहां पंचायत सदस्य के भतीजे की बारात निकल रही थी। इस दौरान उनके परिवार वालों ने बारात पर लाखों रुपए के नोट उड़ा दिए। सौभाग्य की एक बात यह कि जिसका पैसा है उसकी मर्जी, वो चाहे उसका जो करे, लेकिन नियम तो सब लागू हो ना फिर, और सब पर लागू हो। महसाणा में फिर वही दिखा जो कई जगह दिख जाता है, नोट उड़ा दिए लाखों के हवा में। महसाणा में बारात पर नोट लुटा दिए, कह रहे हैं लाखों रुपए लुटा दिए कैश बारात के स्वागत में। वीडियो भी आ गए। तो वो लुटाने वालों की मर्जी, जो जी चाहे वो करें, लेकिन टैक्स देने के बाद लुटाए जाते हैं ये पैसे। इनकी चेकिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि पब्लिक को तो बोलते हो कि 50,000 से ज्यादा कैश दोगे कहीं एक दिन में तो पैन नंबर लाओ, ये लाओ, वो लाओ। और बारातों में या गाने बजाने वाले कार्यक्रमों में जो ये लाखों के नोट उड़ाए जाते हैं वो पैन नंबर लिखवा कर उड़ाते हैं। हालांकि अब तो नियम भी बदलकर कैश की लिमिट एक दिन में 50,000 से बढ़ाकर एक साल में 10 लाख करने की तैयारी है, लेकिन अभी तो 50,000 की लिमिट है ना। तो ये कैसे उड़ाते हैं नोट? वैसे तो कहते हैं कि सब कुछ कंप्यूटर से जुड़ गया है, पता चल जाता है कहां से पैसा निकाला गया, कहां गया, सबका पैन नंबर देना पड़ता है, सब कंट्रोल में आ गया है। यहां तो वीडियो बन रहा है नोटों की बारिश में। कंप्यूटर से जोड़कर क्या देखना है? अब ये मत कहना कि किसी की खुशी में अब ये सब क्या बोलना। पब्लिक भी जो टैक्स के नियम के पालन कर करके जमा करवाती रहती है ना, उनके भी तो घर में खुशी होती है। तो कानून लगे तो सब पर लगता हुआ तो दिखे, इन पर लागू क्यों नहीं होगा? ये बारात में आए। सौभाग्य की एक बात, इधर जयपुर एयरपोर्ट पर आवारा कुत्ते के हमले में एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। जयपुर एयरपोर्ट पर आवारा कुत्ते के हमले में एक महिला यात्री बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस घटना के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीच सड़क पर एक आवारा कुत्ते की बेरहमी से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। वहां एक व्यक्ति ने सड़क किनारे बैठे उस कुत्ते पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। काफी देर तक हुई पिटाई की वजह से उसकी जान चली गई। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक गहरे गड्ढे में 3 साल के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद उस बच्चे के परिवार वालों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया। बच्चे के परिवार के साथ वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि कई साल पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर वो गड्ढा खोदा गया था, लेकिन शिकायत के बाद भी उसे भरने का काम नहीं किया गया और ना ही उस गड्ढे के पास बाउंड्री वॉल बनाई गई। इसलिए देवांश नाम के उस बच्चे की मौत के लिए उसके परिवार वालों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया। ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव में खेलने के दौरान वो उस गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें डूब गया। ये देखिए, इस जगह पर यहाँ पर बच्चा आया, यहाँ से आके इस जगह पर गिरा है वो बच्चा। आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी जगह पर बच्चा था जिसकी टोपी दिखाई दे रही थी लोगों को, क्योंकि लोगों को अनुमान नहीं था कि बच्चा इस जगह पर जाएगा। बताया गया उस गड्ढे के ठीक पास एक मंदिर में पूजा चल रही थी। उस दौरान 3 साल के देवांश के परिवार और इलाके के कई लोग वहां मौजूद लोगों के मुताबिक इसी बीच वो उस गड्ढे में गिर गया। उसमें जल कुंभी लगे होने की वजह से काफी देर तक वो दिखाई नहीं दिया। देखो जी, हमारा बच्चा तो आप आ नहीं सकता। जो वो लापरवाही गवर्नमेंट से हुई है उसकी घेराबंदी करें तालाब की, यहाँ ही नहीं और कहीं पर भी। देवांश की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। दलेलगढ़ गांव के लोगों ने दावा किया कुछ दिन पहले ही उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ऐसे गड्ढों से दुर्घटना होने की आशंका जताते हुए शिकायत की थी, लेकिन आरोप लगा कि शिकायत के बावजूद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। दावा किया गया कि कई साल पहले प्राधिकरण की जमीन पर उस गड्ढे को खोदा गया था। पिछले महीने नोएडा के सेक्टर 150 में खुले गड्ढे में युवराज मेहता नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार गिर गई थी, याद होगा आपको। उसमें उनकी जान चली गई थी। बताया गया उस घटना के कुछ दिन बाद ही ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव के लोगों ने अपने इलाके में खुले गड्ढों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शिकायत भी की थी।
जब हमने सेक्टर 150 की घटना देखी तो हमारी भी आंखें खुली कि हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं घट जाए, तो उसे देखते हुए हम एप्लीकेशन देने गए थे। उसी घटना को देखकर आपने ये दिया? यस। अच्छा। अब प्रशासन आंख बूंद कर करके सोता रहा। दलेलगढ़ गांव के लोगों का आरोप को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक जिस जमीन पर वो गड्ढा खोदा गया था वो एक किसान की निजी जमीन है और ऐसे में प्राधिकरण उस जमीन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता। वो टोटल प्राइवेट कैंपस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये घटना हो गई है, अब घटने के समय वहाँ पे जो समारोह हो रहा था तो थोड़ा सा केयर करना चाहिए वहाँ के आयोजकों को। नहीं, अधिकृत जमीन हमारी नहीं है, प्राइवेट जमीन। हाँ, प्राइवेट जमीन, अधिकृत जमीन हमारी है नहीं। इस मामले में जानकारी जुटाते हुए न्यूज 18 की टीम ने धर्मवीर सिंह नाम के उस किसान से संपर्क किया जिनकी जमीन पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने गड्ढा होने का दावा किया। AK सिंह साहब, GM साहब का एक वक्तव्य आया था, बयान, जो वो कह रहे हैं कि ये 373 नंबर खसरा आपके नाम पर है, गंगाराम और धर्मवीर के नाम पर। ग्राम सभा की जमीन है, तालाब है, तालाब में डूब के मरा है। हमारा खेत में तो गेहूं बोए हुए हैं। लेकिन किसान धर्मवीर सिंह ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के इस दावे को खारिज कर दिया और बताया कि ग्राम सभा के पास उस जमीन का मालिकाना हक है। सौभाग्य की एक बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले नोएडा में एक युवक की मौत हो गई थी क्योंकि कार पानी से भरे गड्ढे में चली गई। फिर पास में दिल्ली में एक युवक मोटरसाइकिल समेत गड्ढे में गिर गया, उसकी मौत हो गई। अब फिर पास में ग्रेटर नोएडा के गांव में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर एक बच्चे की जान चली गई। यहां भी कह रहे हैं कि अथॉरिटी ने गड्ढा खुदवाया था, अथॉरिटी कह रही थी तो प्राइवेट जमीन। यहां भी कह रहे हैं कि शिकायत की थी कि गड्ढे को भर दिया जाए, अथॉरिटी कह रही है हम कुछ कर नहीं सकते, प्राइवेट जमीन। यहां भी कोई बैरिकेड वगैरह नहीं लगाया था, अथॉरिटी कह रही है तो प्राइवेट मामला है कि इतना बड़ा गड्ढा है, लोग खुद ही देख लें। तो फिर जो एक के बाद एक हादसे होते हैं और अधिकारी लोग कहते हैं कि आगे ऐसा ना हो उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, वो क्या कार्रवाई होती है? अगर वो प्राइवेट जमीन थी तो जाकर बोलते ना उन प्राइवेट लोगों को कि गड्ढे पे बाउंड्री लगाओ, कोई गिर जाएगा अगर आपने नहीं लगानी तो, या वो वही लोग देखेंगे? या ये जो कार्रवाइयां होती हैं वो सिर्फ उसी जगह के लिए होती हैं जहां हादसा हो जाता है, बाकी जगहों का लोग फिर अपने आप देखते रहें? किसी के अंडर तो आता होगा ना ये इलाका। लोग कह रहे हैं ग्राम सभा का वो है और अथॉरिटी ने गड्ढा खोदा था। अब या तो लोग गलत कह रहे हैं, अथॉरिटी के लोग गलत कह रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को डर भी नहीं लगता इतनी घटनाएं होने के बाद भी कि कहीं उनके यहां हो गया तो वो नप ना जाए। मतलब कोई नपता तो है ही नहीं, पब्लिक नहीं नपना है, वो अपना खुद देख ले। 100 बात की एक बात। इधर T20 विश्व कप में अफगानिस्तान ने UAE को और इंग्लैंड ने इटली को हरा दिया। अफगानिस्तान ने T20 विश्व कप में UAE को 5 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। UAE ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 160 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान ने 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। इस जीत के बाद अफगानिस्तान ग्रुप डी के पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर आ गया। इंग्लैंड ने T20 विश्व कप में इटली को 24 रन से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में ग्रुप सी के मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 7 विकेट पर 202 रन बनाए। जवाब में इटली 20 ओवर में 178 रन पर ऑल आउट हो गई। खबर है कि क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी इस साल अपनी 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। CBSE बोर्ड ने उनका एडमिट कार्ड भी जारी किया था। बिहार के समस्तीपुर जिले में परीक्षा केंद्र भी निर्धारित हो गया था, लेकिन खबर है कि IPL के इस साल के सीजन की वजह से वैभव परीक्षा नहीं दे सकेंगे। वैभव सूर्यवंशी IPL की राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा वसीम जाफर के बाद रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ये उपलब्धि इस साल के सेमीफाइनल मैच में हासिल की। उनकी कप्तानी में जम्मू कश्मीर की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। उधर भारत के हाथों T20 विश्व कप के मुकाबले में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक पाकिस्तानी प्रशंसकों, इन्फ्लुएंसरों और पूर्व क्रिकेटरों ने अपनी ही टीम पर गुस्सा निकाला और यहां तक कि एक बार फिर मैच के बाद टीवी तोड़कर अपनी भड़ास निकाली। कोलंबो में खेला गया भारत पाकिस्तान का मैच जैसे ही खत्म हुआ, पूरे पाकिस्तान में मानो मातम पर पसर गया। कहीं से टीवी तोड़े जाने की तस्वीरें आई, कहीं पाकिस्तानी प्रशंसक फूट फूट कर रोते दिखे। सामने रो रही है, हमने पहली बार इनको हारते हुए देखा इसलिए रो रही है। तुम पहली बार देख रही हो कि ये हार रहे हैं।
और ये सारे चोक कर गए, कोलैप्स कर गए। पहली बार तुमने देखा है इनको। मुझे दुख नहीं हो रहा, मुझे गुस्से में रोना आ रहा है। आउट करो यार इनको, दफा करो। ये जो 14 पे 14 करके आपने मेरी जात पे एहसान किया है ना, पूरे मुल्क की जात पे एहसान किया ना, आप पाकिस्तान आओ यार। अपनी दोस्त के साथ टीवी पर भारत पाकिस्तान का मैच देख रही लड़की मैच के दौरान एक के बाद एक करके विकेट गिरने पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर बुरी तरह भड़कती दिखी। तुझे किसने कहा बाहर निकल यार? तुझे किसने कहा? अच्छी खासी गेम चल रही है, आराम से चल रहा है, तुझे किसने कहा तू बाहर निकल? सही बात है, इस वक्त तो उसको नहीं करना चाहिए था। पता नहीं इसने क्या किया, बाहर निकला क्यों है ये? तू इतना बाहर था, इतना ज्यादा, इतना ही बाहर था, उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। मतलब पाकिस्तानी टीम की प्रशंसक उन लड़कियों ने वहां के हर खिलाड़ी का नाम लेकर गुस्सा निकाला। भारत के हाथों मिली हार से पाकिस्तान में टीवी पर मैच देख रहे प्रशंसक ही नहीं बल्कि कोलंबो के मैदान में मैच देखकर स्टेडियम से बाहर निकले पाकिस्तानी फैंस भी बुरी तरह नाराज दिखे। इन्होंने जो ना शर्मिंदा कराया और हम कसम खुदा की मुझे शर्म आ रही है कि मैं क्यों पानी में ना डूब मरूं। यानी भारत ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हराकर ऐसी चोट दी कि उसके प्रशंसकों का न सिर्फ दिल टूटा बल्कि कैमरे पर दर्द छलक गया और सभी ने पाकिस्तान की टीम के कप्तान सलमान अली आगा के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले पर सवाल उठाया। विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत के हाथों 61 रन से मिली हार के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने भी नाराजगी जाहिर की। पाकिस्तान की मशहूर इन्फ्लुएंसर लाइबा अब्बासी ने तो पूरी पाकिस्तानी टीम को सोशल मीडिया की शेर बता दिया। चेक सुन लो, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकती है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बातें कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन प्लेयर्स से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बन सकते हैं। मैदान में वो गीदड़ बन जाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। जब बात असल में आती है टक्कर की, तब इनके ये हालात होते हैं। और वहाँ हम यहाँ पे उस्मान तारिक करी जा रहे थे, वहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम चुपचाप ये मैच 61 रन से जीत कर चली गई है। लाइबा अब्बासी की तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आगा मुस्तफा ने भी पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर भड़ास निकाली। उन्होंने बाबर आजम को टीम में रखने और उनकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठाया। क्यों इसे हम किंग कहते हैं, मुझे कोई समझा दे यार। वैसे भाई चाहे 200 आपको चेस करना हो, चाहे आपको 120 चेस करना हो, भाई आउट ही नहीं होते, भाई रन ही नहीं लेते। आज जहां पे जरूरत थी बाबर को इनिंग्स बिल्ड करने की, पार्टनरशिप क्रिएट करने की, वहां पे बाबर ने देखी क्या किया। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने वार्ता के नाकाम होने का अनुमान जता दिया। यानी अमेरिका ने पहले ही मान लिया कि ईरान परमाणु समझौते के लिए राजी नहीं होगा। और यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता नजर आया। आशंका जताई गई कि दोनों देश किसी भी वक्त जंग के मैदान में कूद सकते हैं। ईरान ने तो इसकी तैयारी भी तेज कर दी क्योंकि उसकी नेवी ने समंदर में दुश्मन को मार गिराने का अभ्यास किया। इस ड्रिल में हथियारों से लैस ईरान की नावें भी शामिल हुई। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर की मदद से विरोधी सेना के हवाई हमले को नाकाम करने की तैयारियों को परखा गया। ईरान की फौज ने युद्धाभ्यास का वीडियो शेयर कर अमेरिका को ललकारा और साफ कह दिया कि अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की सोची भी तो उसे खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ेंगे। खबर है कि ईरान की तरफ से यह शक्ति प्रदर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नजदीक फारस की खाड़ी में किया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पश्चिम में फारस की खाड़ी है जबकि पूर्व में ओमान की खाड़ी मौजूद है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका की फौज ने पिछले महीने से ही डेरा डाल रखा है। वहां खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर कई विनाशकारी युद्धपोत हर वक्त हमले के लिए तैयार खड़े हैं। और तो और डोनाल्ड ट्रंप कई बार हमले की धमकी भी दे चुके हैं। वो लगातार ईरान पर दबाव बनाने में जुट गए ताकि वो परमाणु समझौते के लिए मान जाए। हालांकि इस समझौते को लेकर हुई पहली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन इसके बाद भी दोनों देश दूसरे दौर की बैठक के लिए तैयार हो गए। ये बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होनी है। दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंच चुका है। लेकिन मीटिंग से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं होगा। मतलब अमेरिका ने संकेत दिए कि दूसरे दौर की बैठक भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के तेवर भी आक्रामक नजर आए। बैठक के लिए जिनेवा पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री ने साफ किया कि उनका देश धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। और इस सब के बीच ईरान से निकाले जा चुके क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने अमेरिका और ईरान की बातचीत का विरोध कर दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अपील कर दी कि वो ईरान से बात करना छोड़ दें
और उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दें, क्योंकि अमेरिका में रह रहे रजा पहलवी का दावा है कि जब तक ईरान के मौजूदा शासन का खात्मा नहीं होगा तब तक वहां के लोग चैन से नहीं जी पाएंगे। रजा पहलवी के पिता 1979 तक ईरान के शाह थे, लेकिन इस्लामी क्रांति के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। वो ईरान में इस्लामी शासन के विरोधी रहे हैं और माना जाता है कि उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है। रजा पहलवी लंबे वक्त से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ईरान के साथ परमाणु समझौते पर चल रही बातचीत को उन्होंने गैर जरूरी बताया। उनके मुताबिक ईरान में इस्लामी शासन का अंत किया जाना जरूरी है और इसके लिए अमेरिका को मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। ईरान का कट्टर दुश्मन इजरायल भी अमेरिका से ईरान पर हमला करने की अपील कर चुका है। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। राजपाल यादव 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्होंने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी और दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उनके सामने एक शर्त रखी गई। शर्त के तहत राजपाल यादव को मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी के खाते में 1.5 करोड़ रुपए जमा करवाने थे। इसके लिए उन्होंने दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया गया था और मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी के वकील के मुताबिक समय से पहले ही कंपनी के खाते में 1.5 करोड़ रुपए आ गए। आप ये 1.5 करोड़ रुपए इनके खाते में डलाइए या एक डिमांड ड्राफ्ट बना के लाइए मुरली प्रोजेक्ट्स के नाम पर। 3 बजे के लिए हियरिंग स्थगित हो गई। 2:30 बजे ही मुझे कॉन्फर्मेशन आ गया 1.5 करोड़ रुपए हमारे क्लाइंट के खाते में आ गए और इसके बाद राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए जमानत मिल गई। इस बीच राजपाल यादव उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होने वाली उनकी भतीजी की शादी में शामिल भी होंगे। इसके बाद वो 18 मार्च को दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। राजपाल यादव ने साल 2010 में एक फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन ब्याज लगने की वजह से, पेनल्टी लगने की वजह से वो रकम 5 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गई। बताया गया कि राजपाल यादव ने 9 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपए लौटा दिए। ऐसे में 18 मार्च को होने वाली सुनवाई में राजपाल यादव को कोर्ट में बताना पड़ेगा कि वो बाकी बचे 6.5 करोड़ रुपए कब लौटाएंगे। और इस बीच राजपाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ, राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने मान लिया कि वो जेल से रिहा हो गए और इसके लिए सलमान खान ने उनकी मदद की, क्योंकि उस वीडियो में वो सलमान खान की जमकर तारीफ करते सुनाई दिए। बेल मिला है, क्या कहना चाहेंगे? फिल्म तो निकली, कितनी खुशी की बात कह सकता हूँ कि सलमान भाई बड़े भाई की तरह हैं और सलमान भाई आज घर में उनके साथ बैठ के अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। सलमान भाई जैसे इंसान अपनी इंडस्ट्री में बहुत काम। इसके अलावा उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह बताया कि लंबे वक्त से चल रही टेंशन से आखिरकार उन्हें राहत मिल गई। कैसा महसूस करते हैं? 3-4 दिनों से टेंशन था और अभी थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कामना करता हूँ। और इसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई कि सलमान खान की मदद से राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए, क्योंकि एक तरफ राजपाल यादव उनकी जमकर तारीफ करते सुनाई दिए, दूसरी तरफ यह खबर भी सामने आई कि राजपाल यादव के सरेंडर करने के बाद सलमान खान ने उनकी आर्थिक मदद की थी। लेकिन असल में यह वीडियो 8 साल पुराना बताया गया। 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को काला हिरण केस में जमानत मिली थी, सलमान खान को मिली थी और इस वीडियो में राजपाल यादव अपनी नहीं बल्कि सलमान खान की जमानत के बारे में बोल रहे थे। सौबात की एक बात यह कि राजपाल यादव के जेल जाने की खबर ने पब्लिक को यह तो याद दिला दिया है कि किसी को चेक दे दिया तो पैसे देने ही पड़ते हैं। चेक वापस चला गया तो जेल भी हो सकती है। जब राजपाल यादव को हो गई तो किसी को भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि राजपाल यादव का चेक बाउंस का केस तो 2010 से चल रहा था और 2026 में फरवरी में उन्हें कुछ दिनों के लिए ही तिहाड़ जेल जाना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पैसे समय पर नहीं चुकाए, तो अगर आपको लगता है कि इतने साल लग जाते हैं कि बाउंस केस, चेक बाउंस केस में, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि वो टाइम तो इसलिए लगा क्योंकि पहले कानून अलग था। 2025 से कानून बदल चुका है। अब यह मत सोचना कि आपने अगर चेक दे दिया और अकाउंट में पैसे ना हुए तो सालों तक कोई बचा रह जाएगा। यह पहले वाले कानून में होता था। पहले जरूर चेक बाउंस के केस में बहुत देरी होती थी क्योंकि समन्स यानी कोर्ट का नोटिस पहुंचाने में ही बहुत समय लग जाता था। फिर आरोपी समय मांगता रहता था, अपील करता रहता था, केस सालों तक लटका रहता था। राजपाल यादव के मामले में भी यही हुआ। उन्होंने कई बार समय मांगा, बीच में कुछ पैसे दिए लेकिन पूरा पैसा नहीं चुकाया, तो केस 15 साल से ज्यादा चल गया। अगर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जो नए नियम आए वो पहले लागू होते
तो क्या ये इतने साल लगते? नहीं लगते, बल्कि इससे बहुत कम समय में केस खत्म हो सकता था। मतलब 1-2 साल में ही केस खत्म हो सकता था, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के केस जल्दी निपटाने के लिए बहुत सख्त और तेज फैसला सुनाने वाले नियम बना दिए हैं। ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और पुराने केसों पर भी जहां मुमकिन होगा वहां लागू कर दिए जाएंगे। तो इन नए नियमों में एक तो समन्स बहुत जल्दी भेजने का सिस्टम बना दिया गया है। पहले समन्स डाक से जाते थे, मतलब बाय हैंड सर्व होते थे, तो आरोपी कहता रहता था कि समन्स मिले ही नहीं, यानी कोर्ट का नोटिस रिसीव ही नहीं करते थे और इसी में महीनों लगा देते थे। अब नया नियम है कि अदालत व्हाट्सएप से भी समन भेज सकती है, व्हाट्सएप से भेज सकती है, ईमेल से भेज सकती है, मैसेज भी भेज सकती है। जो शिकायत करता है, यानी जिसको चेक मिला और चेक बाउंस हो गया, तो वो कोर्ट में आरोपी का फोन नंबर दे सकता है, ईमेल एड्रेस दे सकता है। वो भी ना हो तो वो खुद भी समन्स जाकर दे सकता है। यानी समन्स मिले नहीं, घर पर नहीं थे, अब इस पते पर नहीं रहते वगैरह वाले सारे बहाने अब नहीं चल सकते। इससे अब आरोपी को जल्दी कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, भागने छिपने का मौका कम हो गया। अब राजपाल यादव के केस में अगर ये नियम पहले होते तो वो इतनी देरी नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं लगना था। दूसरा बड़ा चेंज जो कर दिया गया है वो ये कि अब पहले ही 20% पैसे देने पड़ सकते हैं। ये इंटरिम कॉम्पनसेशन का रूल हो गया, यानी केस शुरू होने पर ही अदालत आरोपी से कह सकती है कि चेक की रकम का 20%, यानी जैसे राजपाल यादव के केस में चेक 5 करोड़ का था, तो उस 5 करोड़ का 20% यानी 1 करोड़ केस शुरू होने पर ही तुरंत शिकायतकर्ता को देना पड़ जाता। केस बाद में चलता रहेगा, लेकिन अब 20% पहले ही देने हैं। अगर नहीं दिए तो जमानत भी नहीं मिलेगी, या चेक देने वाले की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। या जैसे अब राजपाल यादव के 5 करोड़ का मामला ब्याज लगकर 9 करोड़ का हो गया, तो 1 करोड़ 80 लाख पहले ही देने पड़ जाते। ऐसा हो गया होता तो शायद इतना खिंचता भी नहीं ये मामला। और अब नए नियमों में वैसे भी अदालत केस जल्दी सेटल करने को बढ़ावा देगी, क्योंकि अब नियम बना दिया गया है कि अदालत पहली सुनवाई में ही दोनों पक्षों को आपस में बात करने को कहेगी। अगर आरोपी जल्दी मान जाता है, पैसे दे देता है, तो सजा कम हो सकती है, लेकिन अगर टालमटोल करता है तो जुर्माना ज्यादा लगता है। पहले आरोपी सालों तक आंशिक पैसे देकर केस को टालते रहते थे, अब ऐसा मुश्किल कर दिया गया है, क्योंकि अब केस का समरी ट्रायल होने का नियम है, यानी केस जल्दी चलाया जाएगा, सबूत जल्दी रिकॉर्ड होंगे। अगर आरोपी झूठी जानकारी देता है, जैसे अपना नंबर ही गलत बता दे टाइम खींचने के लिए, तो नया नियम यह है कि इस पर उसके खिलाफ एक अलग केस ठोक दिया जा सकता है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इन नियमों को फॉलो करना पड़ता है, और उनको कहा गया है कि पुराने लटके केसों की भी तेजी से सुनवाई करनी है। और सब डिजिटल हो गया है, यानी नोटिस डिजिटल जाएगा, पेमेंट भी डिजिटल होगी, क्योंकि सब ऑनलाइन हो सकता है, तो देरी कम होने के चांस है। यानी कुल मिलाकर ये नए नियम चेक देने वाले आरोपी के लिए बहुत सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि अब टालमटोल करने का मौका बहुत कम है। पहले आरोपी सालों तक कोर्ट को घुमाता रहता था, लेकिन अब शुरुआत से ही पैसे देने हैं या सजा झेलने का दबाव पड़ता है। राजपाल यादव जैसे केस में अगर ये नियम 2010 में होते तो शायद 2012-15 तक ही केस खत्म हो जाता, रकम इतनी बढ़ती भी नहीं और शायद जेल भी नहीं जाना पड़ता। यानी अब चेक देने से पहले अकाउंट में पैसे जरूर चेक कर लिया कीजिए। पोस्ट डेटेड चेक तो अब तब तक मत दीजिए जब तक पक्का ना हो कि अकाउंट में पैसे होंगे। अगर बाउंस हो जाए तो तुरंत पैसे चुकाने की कोशिश करो, क्योंकि अब कानून बहुत तेज और सख्त हो गया है। छोटी गलती भी बड़ा झमेला बन सकती है, देख लिया आपने राजपाल यादव के केस में। और अगर आप वो हैं जिसको चेक मिला है, यानी आपको किसी ने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो जाए, तो आपके लिए तो नियम पहले से बेहतर जरूर हो गए हैं, लेकिन आपको भी बहुत चीजों का ख्याल रखना है। नियम पता होने चाहिए ताकि कोई चूना ना लगा सके। राजपाल यादव को तो दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने 5 करोड़ का लोन दिया था, चेक बाउंस होने पर केस किया तो केस 15 साल चला। आखिरकार 2026 में राजपाल को जेल जाना पड़ा। लेकिन अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों से चीजें तेज और आपके फायदे की हो गई हैं अगर आपको चेक मिला है। लेकिन उसमें सबसे पहले तो यह जरूर करना है कि चेक मिलने पर उसे 3 महीने के अंदर बैंक में जमा करवा देना है, क्योंकि चेक की वैलिडिटी अब 3 महीने की है। अगर चेक बाउंस होता है, यानी अकाउंट में पैसे कम हैं या किसी और वजह से चेक लौट आता है, तो बैंक एक रिटर्न मेमो देता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट कागज है। उस रिटर्न मेमो में चेक के बाउंस होने की वजह लिखी होती है। यह मेमो और चेक की कॉपी आपको संभाल कर रखनी है, क्योंकि अगर केस करना पड़ा तो यह सबूत है आपके हाथ में, इन्हीं के आधार पर केस हो सकता है।
और चेक देने वाला अगर आपको बहानों में उलझा देगा तब भी देरी हो सकती है, क्योंकि बैंक का रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर चेक देने वाले को आपको लीगल नोटिस भेजना है, तभी केस बनता है। और यह 30 दिन के अंदर अंदर करना है, यह जरूर याद रखना। जबानी चेतावनी या धमकी देने से कुछ नहीं होगा, लिखित कानूनी नोटिस भेजना पड़ेगा आपको 30 दिन के अंदर अंदर, रजिस्टर्ड पोस्ट से या ईमेल से, या आप तो व्हाट्सएप से भी भेजा जा सकता है, लेकिन सबूत चाहिए इसका कि आपने भेजा 30 दिन के अंदर अंदर। नोटिस में बताना होता है कि चेक बाउंस हुआ, कितने पैसे देने हैं, 15 दिन में पैसे चुकाओ, वरना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस कर देंगे। राजपाल के केस में शिकायत करने वाले ने यही किया था, लेकिन पहले नियमों में देरी होती थी। अब नए नियमों में नोटिस ईमेल या व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं, तो उतनी देरी नहीं होती। लेकिन 30 दिन के अंदर नहीं किया तो फिर आपका चांस गया। नोटिस की कॉपी और डिलीवरी प्रूफ रखना होगा आपको, और फिर उसके बाद भी 15 दिन में आपको आपके पैसे नहीं मिलते तो 15 दिन खत्म होने के 30 दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज करवानी होगी आपको। शिकायत में चेक, मेमो, नोटिस की कॉपी, आरोपी की डिटेल यानी फोन, ईमेल, उसका पता वगैरह वो सब देना होता है। साथ में एक एफिडेविट की ये डिटेल जो आप दे रहे हो वो शिकायत में वो डिटेल सही है। नए 2025 के नियमों के बाद तो अब यह फायदा है कि अदालत में शिकायत करने के बाद कोर्ट के समन्स आप खुद हाथ से आरोपी को देकर आ सकते हो। ये नहीं कह सकता कि मिले नहीं, आप खुद देके आ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। पहले आरोपी टाल मटोल करता था, जैसे राजपाल यादव ने भी कई साल समय मांगा, लेकिन अब ऐसा मुश्किल है। और अब कोर्ट में केस शुरू होने पर नए नियमों से आप इंटरिम कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, यानी चेक की रकम का 20% तक पहले ही मिल सकता है, ट्रायल शुरू होने पर ही। यानी नए नियमों से आपको फायदा तो हो सकता है, लेकिन समय पर एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नियमों से अब आपका केस 1-2 साल में निपट सकता है, लेकिन इतना तो अब समझ ही गए होंगे कि वकील की मदद तो लेनी ही पड़ जाती है। यह याद रखना कि यह कानून पैसे वसूलने के लिए है, सिर्फ सजा दिलाने के लिए नहीं है। तो छोटी छोटी गलतियां ना करना, सब प्रूफ जरूर रखना अपने पास। और वैसे तो बेस्ट यह है कि ऑनलाइन पेमेंट का ही रास्ता पकड़ लीजिए, चेक के झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। 100 बात की एक बात। उधर जम्मू कश्मीर में पुलिस ने निवेश के नाम पर करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांदरबल में दर्ज शिकायत के आधार पर 209 करोड़ रुपए के फर्जी ऑनलाइन निवेश घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने हरियाणा के हिसार के रहने वाले एक MBBS डॉक्टर एकांत योगदत्त उर्फ डॉक्टर मॉर्फिन समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करता था। दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश उच्चायोग में वहां के प्रेस मंत्री फैसल महमूद को उनके पद से हटा दिया गया। खास बात यह कि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी BNP की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही उन्हें हटाने का फैसला ले लिया गया। फैसल महमूद को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का करीबी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने समिट में शामिल हुए अलग अलग कंपनियों के अधिकारियों से बात की। 20 फरवरी तक चलने वाली इस AI इम्पैक्ट समिट में दुनिया की 300 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने एक मजार को तोड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग हथौड़े लेकर सड़क किनारे बनी उस मजार को तोड़ते दिखाई दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आदर्श दुबे नाम के एक व्यक्ति के साथ कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मजार को तोड़ते वक्त के एक वीडियो में एक व्यक्ति मजार को अवैध बताता दिखाई दिया और अवैध मजारों को इसी तरह तोड़ने की धमकी देता दिखा। और यहाँ पे बीच में रोड पे ये मजार बना रखी है। ये हिंदुओं के क्षेत्र में इस तरह का मजार का कोई काम नहीं है, और हम इस तरह से गाजियाबाद जिले के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ भी ऐसा अवैध रूप से बनाया जाएगा, हम हाथ के हाथ तोड़ने का काम करेंगे। मजार तोड़े जाने की यह घटना गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में हुई। पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की। उधर पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजीरिया में आसमान में उड़ रहे एक विमान का इंजन अचानक फट गया। नाइजीरिया की एयरलाइन कंपनी अरिक एयर के उस विमान ने लागोस एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और वो 80 से ज्यादा यात्रियों को लेकर पोर्ट हरकोट जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसका इंजन फट गया और उसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि इंजन फटते ही उसके पंखे में लगा ब्लेड टूट गया। इस दौरान उस विमान में सवार यात्री ये देखकर घबरा गए। नाइजीरिया की एयरलाइन कंपनी अरिक एयर के उस विमान ने
नाइजीरिया के लागोस से पोर्ट हरकोट शहर जाने के लिए उड़ान भरी थी और इसी बीच 30,000 फीट की ऊंचाई पर उसका इंजन फट गया। बताया गया उस इंजन के फटने के बाद विमान को दूसरे इंजन के सहारे उड़ाया गया। इसके बाद उस विमान के पायलटों ने नाइजीरिया के बेनिन एयरपोर्ट पर किसी तरह इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और इससे बड़ा हादसा टल गया।